एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 8th का, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसएसटी और भी सब्जेक्ट्स। सो एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर जियो का यानी जियोग्राफी का हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 1 है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम चैप्टर शुरू करते हैं हमारा। तो चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो और आप उसको डेली यूज़ में यूज़ करते हो, उन चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्सेज। यानी आप डेली फूड तो खाते ही होगे, सो वो आपके लिए एक रिसोर्स हो गया, वो आपके लिए एक इनकम हो गई टाइप ऑफ, जो आप डेली यूज़ करते हो और एक दिन में उसको 4-5 बार तो खाते ही होगे, है ना। मतलब टाइप ऑफ फूड है तो आप खाओगे उसको, इसीलिए उन चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज की कुछ इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। यानी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक्स, इनमें कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। यार आप बोलोगे यार वाटर ऐसे क्या है, कुछ कॉमन क्या है इसमें? कॉमन ये है कि आप इन सब चीज़ों को रोज़ रोज़ यूज़ करते हो। कभी सोचा है? टेक्स्ट बुक से अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। वाटर आप यूज़ करते हो, आपको पानी पीना है तो आप पानी लोगे, वाटर लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जिसके नीचे अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपको लाइट मिल रही है, हवा चल रही है, फ़ैन लगा रखा है आपने, ठीक है। रिक्शा, रिक्शा से आप रोज़ स्कूल जाते होगे या फिर कहीं भी मार्केट जाना होगा तो आप उसको यूज़ करते होगे। वेजिटेबल्स तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मम्मी रोज़ सब्जी बना के दे देती होगी आपको स्कूल में, है ना, ठीक है। they have all been used by you, so they have utility। यानी ये सब आपके द्वारा यूज़ किए जाती हैं तो उनको यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी यानी जो डेली यूज़ में काम आ रही हो, एक कॉमन चीज़ें जो एक कॉमन बन चुकी होगी, जैसे जो बुक है वो आपके लिए एक यूटिलिटी बन चुकी है, एक कॉमन थिंग बन चुकी है, क्योंकि आप डेली यूज़ में उसको बार बार अपने आपने आमने सामने देख रहे हो और बार बार उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी यानी यूटिलिटी जो बार बार यूज़ होती है वो एक ऑब्जेक्ट को और एक सब्सटेंस को रिसोर्स बना देती है, क्योंकि आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उसको बार बार देख रहे हो अपने आमने सामने। एक सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट को क्या बना देती है? आपके लिए एक रिसोर्स बना देती है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। यानी यहाँ से पढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब यहाँ पे राजू पूछ रहा है कि एक चीज़ वो रिसोर्स कैसे बनती होगी, ठीक है। अम्मा बताती है कि the children that things become resources only when they have a value। वो तभी रिसोर्स बन सकती है जब उसके पास कोई एक वैल्यू हो। अगर उसके पास वैल्यू नहीं होगी तो चिल्ड्रन, मतलब जो लोग हैं, उसको रिसोर्स समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके पास अनलिमिटेड में अवेलेबल है, वो उसको जब चाहे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक रिसोर्स नहीं है, ठीक है। जब उसके पास कोई वैल्यू होगी तभी वो रिसोर्स बन पाएगी। इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। यानी जब आप उस चीज़ को बार बार एक चीज़ की तरह यूज़ करने लग जाते हो, जैसे पेन। पेन एक बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो हर दिन हर टाइम क्लास में यूज़ करते रहते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है। तो पेन एक ऐसा वैल्यू वाली चीज़ है जिसमें आप बोल सकते हो हाँ, एक जो पेन है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो उसकी ही वैल्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं जब उसको आप बार बार यूज़ करते हो और वो बहुत काम आती है आपके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम वैल्यू की मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। यानी जो वैल्यू है उसका मतलब होता है वर्थ, ठीक है। जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ के पास नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू यानी जैसे सोना, उसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि वो ज़मीन से निकलता है, उसको बहुत
मेहनत लगती है निकालने के लिए, और वो अर्थ पे एक क्वांटिटी में अवेलेबल है। वो क्या कहते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड ही है, ठीक है। तो उसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन कुछ के पास लिमिटेड अनलिमिटेड है, तो उसके पास कोई इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अरे भाई ये तो अनलिमिटेड है, इसको आराम से जितना है ना उसको यूज़ करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे टाइप हो जाता है। जैसे एयर, एयर आपके पास अनलिमिटेड है, आप कितनी ही सांस ले लो, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी, तो वो है वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स भी एक स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, तो उनके पास भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन वहीं एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट हैव, क्योंकि ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको कहीं भी दिख जाएगा, ठीक है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन अनलिमिटेड और लिमिटेड चीज़ें दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं इंसानों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं हमारी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या बोला गया है, पैटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और एन इन्वेंशन। यानी पैटेंट मतलब क्या होता है, किसी भी आइडिया और कुछ भी आप इन्वेंशन कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए कि हाँ भाई मेरा हक है कि अगर मैं कोई भी आइडिया या इन्वेंशन करता हूँ तो वो मेरा हक है, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं विथ टाइम। यानी जैसे एक समय के लिए जो चीज़ है वो अनलिमिटेड थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे लिमिटेड होती जा रही है, तो वो इकोनॉमिकली विथ टाइम वैल्यूएबल होती जा रही है। योर grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patent and sold by medical firm tomorrow, they could become economical valuable। यानी अगर उसके अंदर आप मेडिकल फॉर्म्स टुमारो डाल दो, यानी आप एक उसमें टाइप ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें डाल दो जिसमें आप कुछ इनकम कमा सकते हो अपने ग्रैंड मदर के हाउस में, तो वो कल और आज में ही इतना इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाए, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएगा आपके लिए कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यार इस घर से तो हमें कुछ इनकम मिल रही है, ठीक है। तो वो होता है, तो वहाँ पे आप कुछ इन्वेंशन कर रहे हो। उसके बाद में टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। जो टाइम है और जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंसेस यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लॉसरी में हमें टेक्नोलॉजी का मतलब बता रखा है। तो अब तो आप सोचोगे यार टेक्नोलॉजी ये होती है वो होती है, ह्यूमंस टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ लो इसमें क्या क्या बता रखा है। इट इज़ एन अप्लायंस application of latest knowledge and a skill in doing or making things। यानी एक एप्लीकेशन है जो कि लेटेस्ट नॉलेज और स्किल को कुछ नई चीज़ बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और ये टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंसानों की ज़रूरतों में आती है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। और जो इंसान है वो खुद ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that leads to the assertions of more resources। यानी ये उनको लीड करती है, ये जो उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो डिस्कवरीज हैं, उनकी इन्वेंशंस जो हैं, ये उनको एक सर्टन ऑफ मोर रिसोर्सेज में डाल देती है। मतलब ये चीज़ें उनको फोर्स करती हैं एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनने में, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। और हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन कुछ एक नई चीज़ को लीड करता है। द डिस्कवरी of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately results in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity and turned energy in fast flowing water into an important resource। यानी अभी आपको बता रखे हैं इंसानों के कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि उनको रिसोर्स बनने से
नहीं रोक सकते, ठीक है। अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू, यानी इनके बीच में बात चल रही है। हाँ, तो इंसान भी एक टाइप ऑफ रिसोर्स है। तो जिन आगे रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनमें इंसानों के रिसोर्सेज के बारे में भी बताया जाएगा, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दैन उसके बाद में यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स ऑफ मतलब कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जैसे कि मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में भी बताया कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ भी चुका है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में डिवाइडेड है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई कलर भी ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, तो सबसे पहले अपने मन से सोच के बताओ कि नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फिर आप बोलोगे माउंटेन, वाटर, एयर, और सोचो थोड़ा, ट्रीज़, ऑक्सीजन, एयर आ गया, ऑक्सीजन में आ गया, और भी, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बिना मॉडिफिकेशन के हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो रिसोर्सेज जो कि बिना नेचर के और ज़्यादा बिना मॉडिफाई किए हुए जो हम उनको यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल। तभी तो कहते हैं यार ये तो एकदम नेचुरल चीज़ है, घर की बनाई हुई चीज़ एकदम नेचुरल, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया। लेकिन जब हम वही चीज़ बाहर से लाते हैं तो उसमें कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और मैनी मोर, ठीक है। तो वो नेचुरल चीज़ नहीं होती। लेकिन जब हम नेचुरल चीज़ें, जैसे मान लो आपने एक फूल तोड़ा, गार्डन में से आपने एक फूल तोड़ा, तो वो एकदम नेचुरल था, आपने जस्ट अभी देखा। लेकिन जब आप उसको देखोगे थोड़ी देर बाद तो वो मुरझा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एक शॉप पे जाओगे, सॉरी, बुके शॉप पे जाओगे और वहाँ पे आपने एक बुके ख़रीदा, नेचुरल फ्लावर्स हैं वहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन आप देखोगे उसको 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, वो जो फ्लावर्स हैं वो ऐसे ही लगेगा जस्ट आपने अभी तोड़े। लेकिन वो कहीं से ट्रैवल करके आए हैं एक दिन पीछे से, फिर वो आपके ख़रीदने के बाद भी 2 घंटे चले, यानी उसमें कुछ दवाइयाँ डाल रखी हैं, ठीक है। तो उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है नेचुरल चीज़ें, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स आर एंड लेक्स, द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो एयर हम सांस जो लेते हैं अंदर बाहर ऐसे, ठीक है, जो वाटर हम पीते हैं, जो लेक्स और रिवर्स में हैं, जो सॉइल मिनरल्स हैं, ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं, काउंट होती हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। लेकिन जो इनमें से कुछ जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट हैं नेचर के द्वारा, और हम इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक एप्पल का पेड़ उगाया और एप्पल उसमें से तोड़ के धो के थोड़ा सा खा लिया, तो वो आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो ना, बस आपने उसको धोया है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी, उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट थी, वो धुल गई, फिर खा लिया आपने उसको, तो आपने उसको क्या किया, डायरेक्टली यूज़ किया। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, तब आप उनको यूज़ करते हो। जैसे अगर आपको नमक निकालना है तो आप सीधा तो नमक के पानी को नहीं खा जाओगे, नमक के पानी को आप उसमें डालोगे सब्जी में, नहीं ना। तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसको नमक पहले पानी को सुखाते हैं, इवेपोरेट करते हैं, फिर कहीं कहीं फैक्ट्रीज़ में जाता है, वो फ़िल्टर होता है, वो फिर उसको एकदम अच्छे से साफ़ करता है, पैकेट में डालते हैं कंपनी के द्वारा, फिर वो एक्सपोज होता है, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टली भी यूज़ हो सकती हैं और कुछ इनडायरेक्टली, यानी कुछ मॉडिफाई होके यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way। कुछ टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स में जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल वेज में भी उनको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे
जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 पार्ट्स में और डिवाइडेड हैं। कैसे 2 पार्ट्स में? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सो आप अगर इनका नाम ढंग से पढ़ोगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो आपको इनका मीनिंग इनके अंदर ही मतलब लिखा हुआ मिलेगा। जैसे री यानी उस चीज़ को वापस से रीन्यूएबल, न्यू बना सकते हो, लेकिन नॉन नहीं रिन्यूएबल, वापस से उसको नहीं नया बना सकते। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि वापस से रिसाइकल हो सकें, रीयूज़ हो सकें। लेकिन नॉन रिन्यूएबल इसका जस्ट अपोजिट है, जो कि बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं होते हैं। उनको बहुत सारे उनको काफ़ी साल लग जाते हैं वापस से रिन्यू होने के लिए। ठीक है, तो अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट renewed और replenished quickly, यानी जो रिसोर्सेज वापस से न्यू हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं क्विकली, जल्दी से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड and are not affected by humans activities such as solar and wind energy। ठीक है, यानी इनमें से जो कुछ है वो अनलिमिटेड है और ज़्यादा इंसानों की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, जैसे सोलार हो गया, विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट आर कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, यानी जो वाटर है वो इतना अनलिमिटेड नहीं है जो हम उसको अनलिमिटेबली यूज़ करते जाएं और एक टाइम के लिए सारा पानी गंदा हो जाए, लेकिन हम उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं। ठीक है, वो जो रिन्यूएबल जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर था, उसको जब आपने रिन्यूएबल बनाया, उस पानी को आप पी तो सकते नहीं हो, यानी आपका पीने वाला पानी क्या है, ख़त्म होगा। तो आपको पानी को एक क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा, सॉइल को एक क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। यानी अगर सॉइल में आप प्लास्टिक डाल दोगे तो उस सॉइल को इतने साल लगेंगे उस प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में। वेदर अगर आप कोई छिलका डालते या फिर कोई फ्रूट्स या फिर कोई ऐसी चीज़ डालते जो कि सॉइल में फटक से घुल मिल जाए, जैसे आप अगर पेपर भी डाल दोगे सॉइल में ना, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम, 1 साल में तो वो कंपोज हो ही जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सॉइल में प्लास्टिक डालोगे तो वो 1 साल तो क्या पता नहीं उसको कितने साल लग जाएंगे उसको अच्छे से डिकम्पोज करने में, वो वजह वो डिकम्पोज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आपके स्टॉक को हाँ इफ़ेक्ट कर सकती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स। जो वाटर है वो ऐसा दिखता है कि वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, क्योंकि वाटर हमारी अर्थ पे 71 या 72% अवेलेबल है। लेकिन अगर वहीं आप ऐसे देखो तो जो आधे से ज़्यादा जो वाटर है वो है हमारा सलाइन वाटर, और हम सलाइन वाटर यानी सॉल्टी वाटर को पी तो सकते नहीं हैं। वहाँ से हम नमक बड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन जो वाटर है वो हम नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर्स में अवेलेबल सिर्फ वेल्स, कुंड्स और जो रिवर्स वगैरह हैं, इन्हीं से हम पानी पी सकते हैं इनको क्लीन करके। बट स्टोरेज and dying drying up of natural water resources is the major problem of many parts of the world today। यानी लेकिन इस शॉर्टेज और ड्राइंग की वजह से जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं, यानी वाटर की शॉर्टेज होने लग गई है, वाटर सूख रहा है जगह जगह, वो पानी की कमी होने लग गई है पीने के लिए। ठीक है, ऐसे पानी बहुत अवेलेबल है लेकिन वो आधे से ज़्यादा सलाइन वाटर है। आप सलाइन वाटर को पियोगे क्या? नहीं ना। फिर उसके बाद में वाटर की बात छोड़कर हम आगे चलते हैं, वो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो करते क्या है, उनके लिए हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वापस से नए नहीं बन पाते, यानी वो नॉन रीयूज़ वाले मटेरियल्स हैं। ठीक है, उनको वापस से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, और रीयूज़ किया भी जा सकता है तो वो एक ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, जितना 100 साल इंसान जीता है ना, उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेता है।
ठीक है। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, यानी अगर आप प्लास्टिक यूज़ करोगे तो उसको पता नहीं कितने साल लगेंगे रिन्यूएबल होने के लिए। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होती है। वंस द स्टॉक आर exploited, it may take thousands of years to be renewed और replenished। यानी एक बार अगर वो स्टॉक है यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया पूरा, तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे उसको वापस से नया बनाने के लिए। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन्स लाइफ स्पैन, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples। यानी ये जो पीरियड है ये इंसानों के लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा लेता टाइम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके रिसोर्सेज के जो एग्जांपल्स हैं वो है कोल, पेट्रोलियम। कोल को बनने में बहुत टाइम लगता है वापस से, ठीक है। पेट्रोलियम तो भाई ख़त्म हो गया, उड़ गया तो गैस बन के उड़ ही गया वो, फिर वापस नहीं आएगा वो। नेचुरल गैसेस, ठीक है, और कुछ और भी यार, ये सब कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। The distribution of natural resources depends upon numbers of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of natural resources is unequal because these factors differ so much over the earth। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये डिपेंड्स करता है नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, यानी टेरेन, क्लाइमेट्स और ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो चेंज होते रहते हैं, तो इनके फिजिकल फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इतना अनइक्वल इसीलिए है क्योंकि जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी आ रखा है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। इसको रीडिंग पार्ट पे डाल देते हैं, फिर इसको ऊपर करेंगे। ये देखो यहाँ पे जब हमने निकाला अदर रिसोर्सेज आर अनइक्वली ओवर द अर्थ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी हमने जो पढ़ा है वो है, तो मैं इसको मार्क करा देती हूँ विद हाइलाइटर। ओके, ये रहा यहाँ पे। The distribution of natural resources depend upon numbers of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है, ठीक है। यानी बोल रही हूँ मैं, सॉरी। उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हमारी ग्लॉसरी। क्या पढ़ लेंगे हम यहाँ पे, हमारी ग्लॉसरी, ठीक है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट आर स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज? इट इज़ अ अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। यानी कितने चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी चीज़ कितनी अवेलेबल है, वो यहाँ पे बताई जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज का कितना स्टॉक पड़ा है। दुकानों में देखा नहीं है, इसका तो स्टॉक ख़त्म हो गया है। यानी अगर आप बोलोगे अंकल एक चीनी का पैकेट देना, बेटा चीनी का तो स्टॉक ख़त्म हो गया, यानी चीनी तो अभी दुकान पे है ही नहीं, वो रिसोर्स अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जितना अवेलेबल है उतना उसको बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो हो चुका है ओवर। हर वीडियो आपको 25 मिनट्स की मिलेगी और पार्ट 2 मैं जल्दी आपको भेज दूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।